हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। इस कार्यक्रम में हम आपको खबरों के पीछे की खबर तक पहुंचने की कोशिश करते हैं और जानकार लोगों से आपकी मुलाकात कराते हैं। यूपी में जो कुछ हो रहा है वो बहुत सी खबरें आप तक आती रही हैं, आती रहती हैं, लेकिन अभी कोरोना के मामलात में जो कुछ हुआ था उसके बाद अब एक नया सिलसिला शुरू हुआ है। दोबारा, इसे नया नहीं कह सकते बल्कि दोबारा शुरू हुआ है कि वो जो लोग सीएए, एनआरसी के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रही थी महिलाएं, घंटा घर लखनऊ में, उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू हुई। आपको याद होगा इससे पहले बहुत बड़े लोग जो ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट थे उनके खिलाफ भी उनका होर्डिंग्स लगाए गए थे और अदालत ने उन्हें हटाने के लिए कहा था। मेरे साथ आज खास मेहमान हैं, जदीद मरकज देवनागरी स्क्रिप्ट में उर्दू अखबार और खुद उर्दू पर्शियन स्क्रिप्ट में भी, यानी दोनों तरह से ये छपता है। 31 साल तकरीबन हो गए और इसके एडिटर हैं हिसाम सिद्दीकी साहब। तकरीबन 40 साल से ज्यादा पत्रकारिता में है। एक लंबा वक्त हुआ है, बहुत सी सरकारें आती जाती देखी हैं, सेंटर में भी, यूपी में भी। वेलकम है जनाब हिसाम सिद्दीकी साहब। आप ये बताइए कि उत्तर प्रदेश में योगी साहब की जो सरकार है, आदित्यनाथ योगी साहब की, वो कैसी है और किस हद तक जो अपने मुखालिफिन है, वो किसी भी किस्म के मुखालिफिन हो, किसी भी पार्टी के हो, वो जिस तरह से वो करते हैं। अब जो ताजा वाकया है वो महिलाओं के खिलाफ, वो महिलाएं जो सीएए एनआरसी के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रही थी, शाहीन बाग के जो प्रोटेस्ट है उसके साथ साथ पैरेलल वहां चल रहा था और बहुत बड़े पैमाने पर चल रहा था, तमाम सख्तियों के बावजूद चल रहा था। अब उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होने की बात और नोटिस पहुंचने की बात आ रही है। आप इसे कैसा देख रहे हैं? देखिए, जहां तक हमारे चीफ मिनिस्टर का ताल्लुक है आदित्यनाथ साहब का, उनको अपने तमाम मुखालफिन के साथ उनका रवैया शुरू से मैं देखता हूं, तो वो बजाय हरीफ के, जो सियासी हरीफ होना चाहिए, जिसको उर्दू हिंदी में प्रतिद्वंद्वी कहते हैं, उसके बजाय उन्होंने तकरीबन मुखालफिन दुश्मनों जैसा रवैया अख्तियार कर रखा है पहले दिन से। मुसलमानों से उनको कुछ ज्यादा मोहब्बत है बनिस्बत दूसरे मुखालफिन के, तो वो मुसलमानों पर के खिलाफ कोई ऐसा मौका जाने नहीं देते हैं जिस पर अपनी ज्यादा से ज्यादा मोहब्बत का इजहार न कर दें उनके साथ। जी जी अब ये जो सीएए और एनआरसी के खिलाफ धरना चला हमारे यहाँ तकरीबन 3 महीने तक घंटा घर पर, तो उस वक्त तो कुछ कर नहीं सके, इसलिए वो सारी वहां खवातीन थी और उनके लेकिन ये फहरिस्त बनवाते गए एडमिनिस्ट्रेशन से कह के, उनकी बाकायदा एक फहरिस्त बन गई कौन कौन लड़कियां उसमें ज्यादा है, खवातीन ज्यादा उसमें सरगर्म हैं। उनके साथ लखनऊ के जितने एनजीओ हैं, जो लोग ह्यूमन राइट्स के लिए काम करते हैं, तकरीबन उनके साथ भी वही कार्रवाई होती है। नतीजा क्या हुआ कि पहले मरहले में तो जो दिसंबर में हमारे यहाँ हुआ था एक मुजाहरा लखनऊ में, उसमें शामिल जितने लोग थे, उसमें इनके एक रिटायर्ड आईजी पुलिस हैं एसआर दारापुरी, वो भी थे, और एक कबीर थे उसमें, दीपक कबीर का यह है कि लखनऊ की सकाफती जो एक्टिविटीज हैं, सरगर्मियाँ सरकारी, जो जिसको वो शिनाख्त है जिनकी, उसकी कमेटी में भी वो शामिल है। गवर्नमेंट ने कर रखा है उनको, सरकार ने कर रखा है। इन सबको बंद कर दिया गया था, किसी पे निशा लगा, किसी पे कुछ लगा, किसी क्यों कि इन लोगों ने अपने अपने मोबाइल से लोगों से अपील की थी कि आप लोग इसके खिलाफ धरने पर शरीक होइए। अब सुप्रीम कोर्ट ने उसी जमाने में, आपको याद हो, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था बहुत सफाई से, कश्मीर का मामला, इस पे जो शाहीन बाग का मामला चल रहा था, कि हुकूमत के बनाए हुए किसी भी कानून के खिलाफ कोई आदमी एहतजाज कर सकता है, सर ये उसका बुनियादी हक है। जी जी जी। तो वो हक रोकने के लिए सरकार 144 दफा का इस्तेमाल भी नहीं कर सकती, ये सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी सफाई से कहा था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की बात सुनने के लिए ना तो दिल्ली की सरकार तैयार है, जब दिल्ली की सरकार तैयार नहीं तो हमारी सरकार उत्तर प्रदेश की तैयार होने का सवाल ही नहीं, इसलिए कि ये तो काफी आगे आगे थे पहले से ही। अब इन्होंने क्या किया है कि कल इन्होंने तकरीबन 20 लोगों को नोटिस भेजा है कि आपकी हरकत की वजह से जो सरकारी इमलाक का नुकसान हुआ उसकी भरपाई आपको करना है। तो
आधा दर्जन से ज्यादा लोगों को तो 64 लाख रुपए की रिकवरी का नोटिस भेज दिया है, और ये कहा 1 हफ्ते के अंदर ये पैसा जमा करिए, वरना आपके ज्यादा जो है वो सरकार एक्वायर कर लेगी। ये मामला पहले भी किया था, इन्होंने नोटिस दिया था, इन लोगों की तस्वीरें लगा करके पोस्टर लगा दिए थे, तो सारे लोग हाईकोर्ट गए थे। हाईकोर्ट में केस चल ही रहा था, तब तक ये कोविड-19 का हंगामा शुरू हो गया। इसकी वजह से हाईकोर्ट ने उस पर बहुत डांट लगाई थी सरकार को कि आप इस तरह किसी पर फाइन कैसे लगा सकते हैं, और अभी कोई जुर्म साबित नहीं हुआ, इन लोगों के खिलाफ कोई जुर्म तो साबित हुआ नहीं है, उसके बावजूद उन्होंने नोटिस दे दिया। तो एक काम तो ये किया है। दूसरे ये क्या है कि एक तरह से जैसे कहना चाहिए दहशत में रखने वाली बात है, वो जितनी खवातीन शामिल थी वहां, अब उनकी नींदें हराम करने के लिए ये नोटिस गया है, ताकि आगे उनको ये अंदाजा हो जाए कि भाई हमको भी आगे कुछ ना कुछ या जेल जाना है, या अपनी जायदाद कुर्क करवानी है, या पैसे देने हैं। ये सरकारी इमलाक या प्राइवेट इमलाक का नुकसान कितना हुआ, इसका असेसमेंट किसने किया है, कुछ पता नहीं, लेकिन बहरहाल योगी साहब की सरकार है, उन्होंने कर दिया। इनका कोई नया मामला ये नहीं है। अब मैं आपको बताऊं कि योगी साहब जब से आए हैं, जितने लोगों को दिसंबर में 15-18 दिसंबर को उत्तर प्रदेश भर में जो मुजाहरे हुए थे इसके खिलाफ, सीए के खिलाफ, पूरे प्रदेश में पहला काम तो यह हुआ कि 27 लोगों को गोली मार दी गई जो घर से निकले। अब जो जिसको कहते हैं क्वांटम ऑफ राइट क्या है, उसका कुछ पता नहीं है। उत्तर प्रदेश में कौन सा ऐसा दंगा हो गया, कौन सा फसाद हो गया कि इतनी बड़ी फायरिंग करनी पड़े कि 25-27 लोग मर जाएं, इसका कोई जवाब नहीं। लेकिन कोई बोलने, अगर कोई बोलने के लिए खड़ा होता तो उसके खिलाफ मुकदमा लग जाता है। फिर एक बिल्कुल जनरल ऑर्डर कर दिया कि एनएसए लगा दो। अब जिसको पकड़ा जाता है, किसी को पकड़ा गया, वो सड़क पे निकला था मुजाहरे में शामिल हो, उस पर भी एनएसए, और किसी ने कोई क्राइम किया तो उस पर भी एनएसए। एनएसए का आलम ये हो गया, एनएसए गैंगस्टर एक्ट, वो गवर्नमेंट इसलिए लगाती है असल में कि उसमें 6 महीने तक इनको चार्जशीट जमा करने की बाइंडिंग नहीं है। अदालत में 6 महीने का मौका मिल जाता है पुलिस को, जिसमें हालांकि चार्जशीट जिनके खिलाफ होनी चाहिए वो कहाँ हुई, देवेंद्र सिंह को आप देख रहे हैं दिल्ली में क्या हुआ है। खैर, अब इन्होंने क्या, मैं इधर आपको 3-4 केस बताऊं। इन्होंने मुरादाबाद में, आपको याद है, कुछ अस्पताल डॉक्टर और नर्सों पर और कुछ पैरामेडिकल स्टाफ पे पथराव हो गया था एक मोहल्ले में, कुछ कंफ्यूजन की वजह से 21 मर्द औरतों को अरेस्ट करके एनएसए लगा दिया गया, और ये कहा गया कि ये कोरोना वॉरियर्स के खिलाफ लोगों ने कार्रवाई की। अब उन पे तो एनएसए लग गया। कोरोना वॉरियर्स के खिलाफ जो केसेस हुए हैं उनका आलम यह है कि उसी मुरादाबाद के नजदीक बिल्कुल रामपुर है जिला, आजम खान के बहुत मशहूर है आजकल, आप देख रहे हैं। रामपुर के एक गांव में कोरोना वॉरियर जो दलित तबके का था, वाल्मीकि जिसको कहा जाता है हमारे यहाँ, तो एक भोंट नाम का गांव है, वहां गया था वो सैनिटाइजर छिड़कने नालियों में और जगहों पर, ताकि कोई बीमारी न फैले। वहां कोई इंद्रपाल नाम के एक साहब हैं जो बीजेपी के नेता हैं, वो निकल रहे थे, इत्तेफाक से उनके कुर्ते पजामे पर उसकी कुछ छींटे पड़ गई। ये 16 अप्रैल का मामला, 15 अप्रैल का। उनको इतना गुस्सा आ गया कि उन्होंने उस कोरोना वॉरियर को पकड़ के पहले तो उसकी पिटाई करवाई, फिर वो जो ये सैनिटाइजर छिड़कने की मशीन थी उसका पाइप उस बंदे के मुंह में डाल के वो मशीन चला दी, तो पूरा वो जो सैनिटाइजर था उसके पेट में चला गया। उसको अस्पताल में दाखिल किया गया, कोई फायदा नहीं हुआ। फिर उसको रेफर किया गया मुरादाबाद। अगले दिन 16 को उसकी मौत हो गई। उसका मुकदमा अननोन लोगों के खिलाफ लिखा गया, एनएसए लगाना छोड़ दीजिए, कोरोना वॉरियर तो था, लेकिन चूंकि उस पर इंद्रपाल साहब थे दूसरी तरफ जिन्होंने मारा था, तो अननोन लोगों के खिलाफ मुकदमा लिखा गया, उनकी गिरफ्तारी भी नहीं हुई। एक कौशाम्बी जिला है, इलाहाबाद से कट के बना था। कौशाम्बी में जिला पंचायत के जो सदर साहब हैं, उनका बेटा है जेपी सिंह। उसने अस्पताल जाकर के उससे बड़े कोरोना वॉरियर लेडी डॉक्टर हैं, उनका नाम है रेखा सिंह,
उनसे बदतमीजी की, मिसबिहेव किया, गाली गलौज की, यानी जो जो जिस तरह की बातें किसी खातून के साथ नहीं की जानी चाहिए। रेखा सिंह ने उसकी रिपोर्ट की। पुलिस के कम में एसपी ने कहा कि हाँ पर रिपोर्ट आई, इन पर सख्त कार्रवाई करेंगे। आज तक तो ऐसे नहीं लगा उसके ऊपर, ना कोई कार्रवाई हुई ऐसी कि उसके खिलाफ कोई कार्रवाई हो जाए। आपके पास में शायद आपका जिला है मुजफ्फरनगर। जी जी। मुजफ्फरनगर में एक भोपा थाना है। भोपा थाना में एक वो है पुलिस चौकी वहां की, उसका नाम है मोरना। जी जी। जिस मोरना गांव में पुलिस चौकी है, उसी में उसका जो पुराना प्रधान था, तो वो भी बीजेपी से उसका ताल्लुक है इत्तेफाक से, उसका नाम है नाहर सिंह। नाहर सिंह लॉकडाउन के जमाने में अपने घर में मंदिर बना करके बड़ी पूजा का एहतमाम कर रहा था। तो इस थाने के सब इंस्पेक्टर 2 सिपाहियों को लेके जाता है, उनसे कहता है भाई गलत है, ये कोरोना का वो चल रहा है लॉकडाउन, इसमें आप भीड़ इकट्ठी नहीं कर सकते। नाहर सिंह ने उसको गालियां दी और कहा भाग जाओ, तुमसे मतलब नहीं, हमारा जो चाहेगा करेंगे, हमारी सरकार है। उसने जब नहीं माना दरोगा, उसने कहा नहीं, हम अगर नहीं मानेंगे आप, हम इसको आपका जहाँ पूजा का सिस्टम है इसको हटा देंगे और आपको ले जाएंगे। तो नाहर सिंह ने, उनके घर वालों ने उस दरोगा को, सिपाहियों को लाठियों से इतना पीटा कि दरोगा अधमरा हो गया। उसको अस्पताल में दाखिल किया गया मुजफ्फरनगर। उसको जब जिसको क्रिटिकल पोजीशन कहते हैं हो गई, तो उसको रेफर किया गया मेरठ मेडिकल कॉलेज को। उन पे एनएसए नहीं लगा। ये सारे वो लोग हैं जो कोरोना के वॉरियर्स कहलाते हैं। एक हरदोई हमारे लखनऊ के नजदीक जिला है, वहाँ एक बोनीगंज मोहल्ले में अतुल पांडे नाम का आदमी, उसने अपने घर में कपड़े की दुकान कर रखी है, कपड़ा बेचने की। लॉकडाउन के दौरान उसने दुकान खोल दी। दुकान खोल दी तो चौकी का दरोगा कुछ सिपाहियों को लेकर गया, उसका दिलीप त्रिपाठी नाम है दरोगा का, और उसने कहा कि आप दुकान नहीं खोल सकते, लॉकडाउन में मनाही है इसकी। तो उसने दरोगा को, सिपाहियों को, पूरे घर ने मिलकर खूब पिटाई की। इतनी पिटाई की कि किसी ने फोन कर दिया तो कई जितने जिले के आला अफसरान थे मौके पहुंच गए, लेकिन साहब उस पर एनएसए नहीं लगा, उसकी गिरफ्तारी भी नहीं हुई, भाग गया अतुल। दूसरी तरफ क्या हाल है कि मुसलमान का नाम आते ही भाई एनएसए आप लगाइए, अगर कोई इस तरह का क्राइम कर रहा है एनएसए का लायक जरूर लगाइए, इस पर किसी को तरह नहीं। इंक्वायरी तो करिए कि ऐसा क्राइम है या नहीं है। यहाँ तो ये होता है कि जहाँ मुसलमान का नाम आता है पूरे किसी जिले से, तो सबसे पहले डीजी पुलिस से पहले चीफ मिनिस्टर साहब का बयान आता है एनएसए लगाओ उस पर, गैंगस्टर लगाओ उस पर। नतीजा क्या हुआ है कि अभी 9 और 10 जून को 2 दिनों में 2 एडजॉइनिंग जिले हैं, जौनपुर और गाजीपुर। जौनपुर का एक बदेठी गांव है, उस पर मुसलमानों और दलितों के दरमियान कुछ बकरियों के फसल खाने के मामले पर आपस में टकराव हुआ तो कुछ लोगों ने दलितों के कुछ मकानों में आग लगा दी। उस पर गांव के लोग इकट्ठे हुए कि भाई क्यों आग लगा रहे हो, इस तरह मारपीट ठीक नहीं है। तो पता ही चला कि जो लोग मना करने गए थे, झगड़ा को खत्म करवाने गए थे, उन पर भी, और जो लोग झगड़े में शामिल थे उन पर भी, सब पर एनएसए लग गया बगैर किसी इंक्वायरी के 2 घंटे के अंदर, और शायद 36 या 37 लोगों को जेल भेज दिया गया। एनएसए गैंगस्टर एक डोनर लग गया। अभी इसी 9-10 जून की बात है। गाजीपुर में यही हुआ। गाजीपुर में हुआ कि दलितों के 2 ग्रुप में झगड़ा हुआ, और जिसको मारा दलित लड़के को, इत्तेफाक से वो ट्रैक्टर ड्राइवर था किसी मुसलमान के ट्रैक्टर में। शोर मचा तो मुसलमान लोग गए अपने ड्राइवर को बचाने दलितों के मोहल्ले में कि भाई इसको क्यों मार रहे हो। तो उनपे भी लोगों ने हमला किया, बराबर मारपीट काफी बढ़ गया आपस में। वहां भी एनएसए लग गया। इंक्वायरी नहीं की गई कि गलती किसकी है, एनएसए लग गया लेकिन फौरन। तो जहां कहीं ये इस तरह की हरकतें हो रही हैं, उसके साथ साथ अमरोहा एक जिला है आपके पश्चिम में ही। अमरोहा में धूमखेड़ा एक गाँव है। धूमखेड़ा में 31 मई को एक दलित लड़का जिसका नाम विकास, 16 साल का, उसकी गलती इतनी थी कि वो चला गया मंदिर में मोमबत्ती अगरबत्ती जलाने। तो गांव के चौहानों ने, जो ठाकुर हैं हमारे चीफ मिनिस्टर साहब की हमजात है, उन लोगों ने कहा कि तू मंदिर में कैसे घुसा, वाल्मीकि तो मंदिर में घुस नहीं सका हमारे। बड़ा उससे कुछ कहा सुनिए, वो चला गया अपने घर वापस। ये मामला 2-3 दिन तक चलता रहा।
और फिर नतीजा ये आया कि 6 जून को 5वें छठे दिन शाम को बाकायदा होराम और लाला चौहान दोनों ने मिल करके जा करके वो अपने दरवाजे पलंग पे बैठा था, 16 साल का लड़का, वो गोली मार दी, मर गया वो। तो तमाम कोशिश कर ली उसके घर वालों ने, किसी के खिलाफ एनएसए का इस्तेमाल नहीं हुआ। तो जिस तरह से उत्तर प्रदेश की सरकार चल रही है, जिसे मेरठ में आपको याद हो एक अस्पताल ने इश्तेहार छपवा दिया था कि मुसलमानों के इलाज नहीं, क्या वो एनएसए लायक नहीं था? उस पर तो नहीं लगा। उसी मेरठ में कुछ मुसलमानों ने मोहल्ले में पुलिस को घुसने से मना कर दिया था लॉकडाउन के दौरान, उनके तो इस तरह की जो कार्रवाइयां हो रही हैं कि मुसलमानों को बीजेपी का मुखालिफ नहीं समझा जा रहा उत्तर प्रदेश में, बीजेपी का दुश्मन समझा जा रहा है। ये बड़ी तशवीशनाक बात है। और इसका नतीजा क्या है कि लोगों में अंदर अंदर तो गुस्सा फैलता ही है, कभी ना कभी वो गुस्सा फूटेगा भी, उसकी शक्ल में फूटेगा पता नहीं। अब जिनको तंग किया जाएगा वो क्रिमिनल बन जाएंगे कि क्या बन जाएंगे, या चुप बैठ जाएंगे, कुछ पता नहीं है। लेकिन हालात बहुत ही गड़बड़ हो रहे हैं और कोई सुनने वाला नहीं है। अदालत का नोटिस लेने के लिए भी चीफ मिनिस्टर साहब अदालत की किसी बात को सुनने को तैयार नहीं होते हैं। सुप्रीम कोर्ट तक में मामला पेंडिंग है। इन लोगों का मामला जो एसआर दारापुरी वगैरह को नोटिस दिया गया वसूली का, वो तो केस डिसाइड नहीं हुआ, हाईकोर्ट में है। हाईकोर्ट ने मना किया था कि आप नहीं कर सकते, उसके बावजूद नोटिस दे दिया गया है। तो इस तरह की सरकार ये चल रही है, इसमें कुछ उम्मीद करना, मैं तो ये समझता हूँ कि ये लोग शायद जानबूझ के कोशिश ये कर रहे हैं कुछ और लड़के गुमराह होकर तो कुछ दहशतगर्दी निकल जाए, कुछ क्रिमिनल बन जाए, कुछ कर जाए। वो तो सोसाइटी में समाज जो है मुस्लिम माशरा, उसमें बुजुर्ग लोगों ने बच्चों को बहुत बंद करके रखा है, बहुत रोज समझाते बुझाते हैं। और ना सिर्फ मुसलमानों नहीं, गांव में शहरों में जो लाइक माइंडेड, क्या बल्कि अक्सरियत हिंदुओं की है, वो भी ऐसे लोगों के साथ खड़े होते हैं जिनको तंग किया जाता है मुसलमानों को। उनको समझाते हैं कि भैया वक्त की बात है, हम सब तुम्हारे साथ हैं, परेशान होने की जरूरत नहीं है, तुम गुमराह होकर किसी गलत रास्ते पे चलने की कोशिश मत करना। इस तरह चल रहा है प्रदेश। तो इसाम सिद्दीकी साहब, आप जाहिर है जर्नलिस्ट हैं और इतनी बारीकी से चीजों पर नजर रखे हैं। आपने हमारे दर्शकों को बहुत ही बारीकी से बहुत से वाकयात बताए, लेकिन इस सब के रोकने के लिए ये अपोजिशन पार्टीज जो अब तक मुसलमानों की और दलितों की नुमाइंदगी एक तरह से करती थी, ये सब कहाँ चले गए? समाजवादी पार्टी हो या बीएसपी हो, ये लोग क्या कुछ कोई इफेक्टिव तरीके से कोई काम नहीं कर पा रहे? आखिर सब कुछ क्यों खामोशी, सब तरफ खामोशी क्यों है? वो हैं, सारी अपोजिशन पार्टियां हैं। समाजवादी पार्टी के सदर साहब जो है वो घर में लेते हैं, अखिलेश यादव साहब, उनको कोई फिक्र नहीं किसी बात की। जौनपुर में जो लोग बंद किए गए उनमें एक लड़का जावेद नाम का जो उनकी पार्टी का था, जिसको उन्होंने पिछले इलेक्शन में टिकट भी दिया था इलेक्शन लड़ने के लिए जौनपुर सदर से। फिर वो कांग्रेस से समझौता हो गया, तो कांग्रेस के सिटिंग एमएलए थे नदीम जावेद, तो उनकी वजह से उसका टिकट आखिर में काटा गया। वो उसके खिलाफ लग गया और अखिलेश यादव का तो बयान तक नहीं आया। दूसरी तरफ मायावती हैं जो हमेशा से मुसलमानों का वोट लेकर के, देखिए उत्तर प्रदेश में ये जो तबके हैं, दलित और मुसलमान, तकरीबन 22% मुसलमान और 24% दलित वोटर हो गया है। इन दोनों पर सबकी निगाह रहती है। मायावती ये तो चाहती है कि 22% मुसलमान जो है वो 24% हिंदुओं दलितों के साथ मिल करके उनको वोट देकर के चीफ मिनिस्टर बना दे। लेकिन मुसलमानों के नाम पर एक लफ्ज बोलने को तैयार नहीं बोली। अभी वो बोली है, जो 2 वाकयात हुए गाजीपुर और जौनपुर में दलितों मुसलमानों के टकराव पे, इसमें वो बोली तो ये बोली कि हम चीफ मिनिस्टर साहब की तारीफ करते हैं कि उन्होंने दलितों को तंग करने वाले लोगों पर एनएसए लगा दिया और ऐसी ही कार्रवाई होनी चाहिए। सिर्फ एक दलित नेता जो नए पैदा हुए हैं, चंद्रशेखर, जिनको राम कहते हैं लोग, उन्होंने जरूर ये कहा कि ये मुसलमानों और दलितों की यूनिटी के खिलाफ कोई साजिश है जो की जा रही है, और इसको दोनों तबकों के लोगों को इस बात को संजीदगी से सोचना चाहिए कि उनको लड़ाने की कोशिश की जा रही है। और कई जगह होता है, अभी कल भी एक मामला हो गया है कि वो एक मुसलमानों को और दलितों को फिर लड़ाया गया वहां, और एक नया शोशा बीच में छोड़ दिया जाता है कि लड़की छेड़ रहे थे मुसलमान को दलित को।
अब लड़की छेड़ रहे थे तो इसका कोई इलाज तो है नहीं कि इसलिए कि लड़की छेड़ना, किसी पर आप इल्जाम लगा दीजिए। बिल्कुल। तो इस तरह की जो चीजें आ रही हैं, तो मेरा जहां तक, मुझे अपना अंदाजा ये है, मुझे नहीं पता उनकी नीयत क्या है, लेकिन बरसरे इक़्तिदार जो पार्टी सत्ताधारी है उत्तर प्रदेश में बीजेपी, इनकी शायद 2022 का इलेक्शन जो असेंबली का होने वाला है, फिर 24 में लोकसभा का, ये शायद हम ये भी चाहते हैं कि किसी भी सूरत में ये दलित और मुसलमानों की जो यूनिटी हो जाती है इलेक्शन में, वो ना होने पाए, उस कोशिश में भी लगे हैं। और दलितों में मैसेज ये दिया जा रहा है। अब आप सोचिए कि जौनपुर में और गाजीपुर दोनों में जिस दिन से 9-10 को ये हुआ है, उस दिन से बीजेपी के जिला सदरों की, दोनों जिलों के और दूसरे और प्रदेश के उनके जनरल सेक्रेटरीज की तांता लगाए सारे इनके लीडरों का, और जाके कुछ पैसे भी देते हैं दलितों को जिनको जरूरत नहीं है, उनको भी कुछ गल्ला भी देते हैं कि आपको मुसलमान तंग क्या, हम आपके साथ खड़े हैं। तो एक ये कोशिश का मानी बिल्कुल सियासी कोशिश है ये, इसमें कोई फिरका परस्ती या कोई जात पात का झगड़ा मेरी समझ तो नहीं आता है। ये सिर्फ एक सियासी कोशिश इनकी है कि उत्तर प्रदेश में दलितों को मुसलमानों के साथ इकट्ठे ना होने दें, तो वो एक वोट की जो बड़ी ताकत है उसको रोका जा सके। अच्छा, जब ऐसी हालत है, बीजेपी के जो आपने सब चीजें बताई, फिर समाजवादी पार्टी और बीएसपी की लीडरशिप का भी हाल ये बताया, तो क्या आप हालात के बेहतर होने के लिए पुरुम्मीद हैं या उम्मीद आपने छोड़ दी है? क्या क्या हाल है? कैसे, अगर सुधरे तो कैसे सुधरे, क्या हो? देखिए, उम्मीद तो हमने नहीं छोड़ी और उम्मीद छोड़नी भी नहीं चाहिए, इसलिए कि उस देश ने और दुनिया ने बड़े बड़े फिरौन देखे हैं, और जिस मुल्क में इक़्तिदार का तबादला जो है या इक़्तिदार हासिल करने का जरिया वोट हो, वहां किसी की फिरौनियत चलती नहीं है, ना चलेगी इंशाल्लाह। इनको भुगतना होगा। ऐसा नहीं है कि ये सब कुछ करते ना लोग देखते रहेंगे। अब मैंने आपको पहले बताया से कि इस वक्त मुसलमानों में जो बेचैनी है, ये जो खौफ पैदा किया जा रहा है, खौफ तो हो नहीं रहा, उनको पैदा करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन उसका नतीजा ये भी हो गया है कि एक बड़ी अक्सरियत हिंदुओं की उनके साथ मिलकर रहती है, उनसे कहती है आप डरिए नहीं, वक्त की बात है, ये वक्त कट जाएगा, हम लोग आपके साथ हैं। इसका क्या मतलब है? जाहिर है, मैं आपको एक मिसाल बताऊं। हाँ। कि ये अभी जो लॉकडाउन हुआ, तो हमारी बेटी एक जो है मरियम, हाँ। उसने कहा कि पापा मैं कुछ रिलीफ का काम करना चाह रही हूँ, जो गरीब मजदूरों को आटे दाल चावल के वगैरह का। मैंने कहा हमारे पास तो पैसे है नहीं, आजकल परेशानी है वैसे भी। बोले नहीं, आप तो अपनी जगह दीजिए और गाड़ी दीजिए, यानी ऑफिस में हमारे, तो ना ठीक है। अब वो हिंदू कॉलेज दिल्ली से पढ़ी है, हिस्ट्री ऑनर्स किया, और जामिया से उसने मास्टर्स किया है सोशल वर्क में, और लखनऊ लामाटिनिया की निकली हुई है। उसने अपने ये सोशल मीडिया पर के जरिए अपील की अपने पुराने श्रेय और नए साथियों को, सबको, कि भाई हम ये रिलीफ का काम करना चाह रहे हैं, तो आप लोग इस पे हमको सपोर्ट करिए। लगभग 8 लाख रुपए इकट्ठे हो गए उसके अकाउंट में। तो मैंने एक दिन पूछा कि मरियम ये पैसा तुमको किसने दिया है? ऐसा तो नहीं कि इसमें भी हिंदू मुसलमान चल रहा हो। तो उसने कहा नहीं पापा, लामाटिनिया में पढ़ने वाली वो लड़कियां जो अब हिंदुस्तान छोड़ के अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड में तक में सेटल हो गई हैं, उन तक ने हमको पैसा भेजा है। और हिंदू कॉलेज के लड़के और लड़कियां जो थे गैर मुस्लिम, उन लोगों ने पैसा भेजा। तो इसका मतलब यह है कि अभी चीजें खत्म नहीं हुई। बीजेपी चाहे जितनी कोशिश कर ले, वरना अगर ये डिवीजन करने में लोग कामयाब हो गए होते, तो किसी मुसलमान की अपील पर कोई हिंदू पैसे क्यों डालता? वो तो सोचता कि यार पता नहीं पैसा हमारा लेकर के सिर्फ मुसलमानों की मदद न करते हैं, या पैसा खाना, इस तरह चीजें दिमाग में आ सकती थी सहन में। लेकिन नहीं, लोगों ने मदद की और ये कहा कि तुम ये पहला फेज इसको निपटा लो, जितनी मदद लोगों को हो सके करो, उसके बाद जरूरत होगी तो हम लोग और खड़े हैं तुम्हारे साथ। ये बड़ी बात है, ये बड़ी बात। हाँ, इससे मैं बिल्कुल इसलिए मायूस नहीं हूँ कि मुझे अब ये लग रहा है, ये पिछले 4-5 महीने लॉकडाउन से, क्योंकि सब लोग घर में बैठे हैं, कि शायद सुकून से लोगों ने सोचा भी है, तो वो एक बड़ी तादाद जो बीच में बहक की बिल्कुल भक्तई में लग गई थी, वो लोग अब समझ रहे हैं कि गलती हो रही है, ये काम गलत हो रहा है, इस देश में गलत किया जा रहा है, हमको इसमें शामिल होना नहीं चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। जी। तो इसलिए हमको तो पूरी उम्मीद है, इलेक्शन आने दीजिए, फिर देखिए क्या होता है।
और अभी पता चल जाएगा, बिहार से पता चल जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब हिशाम सिद्दीकी साहब, आपने बहुत ही तफसील से बताया। सोशल मीडिया पे चूंकि और बहुत लंबा नहीं चल सकता, तकरीबन हमें 25 मिनट हो गए बात करते हुए, लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग ये फैक्ट्स आपने रखे। जिले मुख्तलिफ जिलों में क्या क्या हुआ, हत्ता के गाँव के नाम तक भी बताए। ये बहुत ही एक तरह से फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन लखनऊ से हम अपने दर्शकों तक पहुंचाने में कामयाब होंगे आपकी मदद से। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। और खास तौर पे जो आपने कहा, जो आपकी बेटी के अपील पर बहुत से गैर मुस्लिमों ने, हिंदुओं ने, सबने जिस तरह से कंट्रीब्यूट किया, मैं समझता हूं यही इस मुल्क की ताकत है और इसी ताकत को मजबूत करने की जरूरत है। मैं अपने कार्यक्रमों में अक्सर इस बात को कहता हूं कि जो भी तकसीम करने वाले लोग हैं, चाहे मजहब के नाम पर, मसलक के नाम पर, किसी भी नाम पर, जो इंसानियत के से अलग सोचने वाले लोग हैं, वो समाज को और मुल्क को कमजोर ही करने वाले हैं, इसमें कोई शक नहीं है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।